गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आइए एक नए टॉपिक के साथ पढ़ते हैं जिसका नाम है क्रिया। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर परीक्षा में जो है इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए एक नए टॉपिक की शुरुआत के साथ देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं और अपने देखते हैं कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब जो है पहले इसको विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ते हैं और इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और समझें। देखिए, क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध क्रिया कहलाता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, सब क्रिया है। लेकिन अब जो भी है सब क्रिया है, तो आगे देखते हैं कि अब क्रिया के प्रकार भी हो सकते हैं। देखिए, क्रिया के प्रकार में हम बात करें तो क्रिया के प्रकार की बात करें तो क्रिया 2 प्रकार से होती है। क्रिया 2 प्रकार से होती है और पहला होता है मुख्य क्रिया, और दूसरा होती है सहायक क्रिया। देखिए, हमारे पास जब परीक्षा में पूछता है तो 2 सेंटेंस जरूर दिए होते हैं। वो मुख्य क्रिया के रूप में होता है या सहायक क्रिया के रूप में होता है। उसमें पूछता है कि कौन सी क्रिया है, या क्रिया के अंदर से भी अकर्मक सकर्मक क्रिया पूछ लेता है, काल वाच्य से पूछ लेता है। तो कुल मिलाकर के कोई भी वाक्य हो, वाक्य में क्रिया को 2 भागों में बांटा जाता है, वह मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के रूप में। अब बात आती है मुख्य क्रिया के कितने भाग होते हैं, तो मुख्य क्रिया के 2 भाग होते हैं, जिसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया और दूसरे को बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ऐसे ही दूसरी जो क्रिया के भेद है सहायक क्रिया में होता है काल और वाच्य। ये है क्रिया के मुख्य रूप से ये भाग हैं। आइए अब एक एक करके सभी को समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। देखिए, अब लिखा है, जैसे आपके सामने एक उदाहरण है कि बच्चे गा रहे हैं, बच्चे गा चुके हैं, आप जा सकते हैं, वह हिंदी नहीं बोल पाता, वह रो रही है। ये जितने हैं सब के सब क्रिया हैं। लेकिन अब इसमें पूछेगा कि कौन सी मुख्य क्रिया है, कौन सहायक क्रिया है, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, हमने आपको आसान करने के लिए यहाँ पे हमने लिख रखा है कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। बच्चे गाना गा चुके हैं, तो गाना जो है मुख्य क्रिया है और चुके हैं जो है, गा चुके हैं जो है, ये सहायक क्रिया है। किसकी? मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया है। ऐसे ही आप जा सकते हैं में जाना जो है, जाना मुख्य क्रिया है और सकते हैं सहायक क्रिया है। बोल जो है, आप हिंदी नहीं बोल पाते, वह हिंदी नहीं बोल पाता में बोल जो है वह सहायक क्रिया के रूप में है, मुख्य क्रिया के रूप में है, और पाता है, बोल पाता जो है यह सहायक क्रिया क्रम में है। ऐसे ही वह रो रही है, रोना जो है मुख्य क्रिया है और रही है सहायक क्रिया में। देखिए, मुख्य क्रिया जो है शब्द का मूल रूप, जैसे पढ़, वह पढ़ रही है, वह रो रही है, तो रोने से जो है, रो से रोना बना है, रोना। पढ़ से वर्ड पढ़ना, तो जो पढ़ना है यह प्रत्यय लग करके पढ़ना बना है और मूल शब्द पढ़ ही है, और मूल शब्द जो होता है वह क्रिया का मुख्य रूप होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, अब क्रिया के भाग में जो हमने आगे पढ़ा था अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया, तो वो देख लेते हैं कि क्रिया कितने भाग होते हैं। तो क्रिया के 2 भाग होते हैं। किसके? मुख्य क्रिया के यानी मूल क्रिया के 2 भाग होते हैं। पहला सकर्मक अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, अकर्मक क्रिया कहलाती है। मतलब जब वह क्रिया वाक्य में हो, कोई सेंटेंस वाक्य में लिखा हो, कोई सेंटेंस लिखा हो, कोई वाक्य लिखा हो, उसमें जो है जो कर्म है, कर्म की प्रधानता न हो या कर्म पे डिपेंड ही न करे या उसमें कर्म ही न हो, तो वह जो है क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, में बच्चे मैदान में, देखिए 2 बार टाइपिंग हो गया इसमें, इसको क्षमा करें। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब देखिए, बच्चे तो संज्ञा हो गया, मैदान भी इसी के साथ है, खेल रहे हैं जो है ये क्या है?
आप देखेंगे तो यहाँ पर खेलना जो है क्रिया तो है, ये क्रिया तो है, लेकिन कौन सी क्रिया है? तो आप कहेंगे यह खेलना मुख्य क्रिया है, रहे हैं गौण क्रिया है। लेकिन ये अकर्मक क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। कर्म मतलब जो कर्ता और क्रिया यानी और कर्म, कर्ता और क्रिया के बीच को जो संबंध को बताए वो कर्म कहलाता है। अर्थात संज्ञा और क्रिया के बीच के संबंध को जो बताए वह कर्म कहलाता है। तो कर्म तो इसमें है ही नहीं, तो यह हो गया अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया का उदाहरण देख लीजिए। जैसे में चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो देखिए उड़ रही है, क्रिया तो हो रही है, लेकिन चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें कर्म नहीं है, तो क्या है? इसमें अकर्मक क्रिया हो गई। वैसे शीला बीमार है, शीला बीमार में बीमार तो है, ठीक है, कौन? शीला, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, तो यह अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता नहीं होती वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, तो यह अकर्मक क्रिया है। अब आगे देखिए, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है वह क्या होती है? सकर्मक क्रिया। जैसे शीला गाना गा रही है, देखिए गाना जो है ये क्या था? कर्म है, ठीक। अब इसलिए यह जो है सकर्मक क्रिया हुई है। और ऐसे ही मोहन अखबार पढ़ रहा है, देखिए पढ़ना तो है, इसमें पढ़ तो रहा है, ये जो पढ़ है ये मूल रूप से है, और रहा है जो है सहायक क्रिया है, और किसमें? कर्म के रूप में कौन है? पढ़ना। मतलब जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है वह सकर्मक क्रिया होती है, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती वह कर्मक क्रिया होती है। ऐसे ही वह मोहन को अपना दोस्त नहीं मानता, देखिए क्या नहीं मानता? दोस्त। किसका? अपना। किसको नहीं मानता? मोहन को। तो इसमें अपना दोस्त जो है ये क्या हो जाएगा? सकर्मक का भाग हो जाएगा। अब आपसे पेपर में पूछे कैसे कि इसमें कौन सा सकर्मक क्रिया है, कौन सा कर्मक क्रिया है, तो इसको देखिए आपके सामने ऐसे ही एक सेंटेंस लिखा जाएगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा, मैं जिस लिख दिया कि शीला गाना गा रही है, इसमें सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन 1 शीला, ऑप्शन 2 गाना, नंबर 3 शीला गाना, नंबर 3 हो गया। नंबर 4 में लिख देगा रही है। तो आपसे इसमें पूछेगा इसमें सकर्मक क्रिया का उदाहरण, सही उदाहरण है या सकर्मक क्रिया बताइए। तो आपको बताना है सकर्मक क्रिया का हो सकती है, तो कहेंगे इसमें शीला गाना गा रही है में गाना जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें कर्म है। इसमें पूछेगा कर्म, ठीक है, इसमें पूछेगा कर्म है, तो क्या है? गाना है, तो आपको बताना पड़ेगा गाना है। ऐसे ही मोहन अखबार पढ़ रहा है, पेपर में दे दिया कि मोहन अखबार पढ़ रहा है, देखिए इसमें कर्म है, तो आपको नंबर 1 मैंने लिख दिया मोहन, नंबर 2 अखबार, नंबर 3 पढ़, नंबर 4 रहा है। तो इसमें से सही जो होगा तो होगा पढ़ कर्म है, क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया के रूप में और सकर्मक क्रिया के रूप में पढ़ का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ऐसे ही वह मोहन को अपना दोस्त नहीं मानता, तो मोहन अपना दोस्त जो है कर्म है, बाकी सेंटेंस में सहायक क्रिया है और मुख्य क्रिया है, कर्म को मुख्य क्रिया में रहे, ठीक। और किसके? मोहन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है इसका। मैंने मोहन को किताब दी, मैंने किसको किताब दी? मोहन को दी। क्या दी? किताब दी। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या होगा? क्या? मैंने, ठीक है, मैंने मोहन को किताब दी। तो इसमें जो है को किताब, सबसे बड़ी जो है बात, को किताब जो है इसका मुख्य क्रिया हो जाएगा, या सकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है।
और ऐसे मैंने माँ को पत्र भेजा, तो इसमें माँ को पत्र भेजना, देखिए माँ को जो है एक कर्म है, ठीक है, और पत्र भेजना जो है सहायक क्रिया है, और मैंने जो है संज्ञा के रूप में है। ठीक, तो ऐसे पूछेगा। अगला देखिए काल। अब काल के आधार पर भी क्रिया के प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। अब जैसे वाक्य में जो क्रियाएं होती हैं वो काल के आधार पर भी होती हैं, काल के आधार पर भी पहचान करते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य पूर्ण होने का समय ज्ञात हो वह काल कहलाता है। अब जैसे देखते हैं काल के प्रकार में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल आप जानते ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब भूतकाल में देखिए भूतकाल के भी कितने प्रकार होते हैं, तो आगे देखते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय यानी अतीत में कार्य संपन्न होने का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। जिससे बच्चा गया, बच्चा गया है, बच्चा जा चुका था, बच्चा जा रहा था, ये सभी के सभी भूतकाल के हैं। लेकिन अब भूतकाल के कुछ प्रकार भी बताए गए हैं। जैसे भूतकाल के कुल 6 प्रकार बताए गए हैं। पहला नंबर पे सामान्य भूतकाल आता है। सामान्य भूतकाल में का मतलब होता है कि जहाँ बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। जो बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो रहा है, जैसे बच्चा गया मतलब गया, श्याम ने पत्र लिखा मतलब श्याम ने पत्र लिख लिया है, श्याम ने पत्र लिखा, ठीक है। आगे देखिए ऐसे ही आसन्न भूतकाल मतलब जो काम अभी भी निकट में समाप्त हुआ है, माने क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय निकट समझा जाए, मतलब कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, उसको बोलते हैं आसन्न भूतकाल। जैसे बच्चा आ गया है, बच्चा आ गया मतलब बच्चा अभी आया हुआ है। कमल गया है मतलब कमल अभी गया है। जितना निकट करे समय निकट, कार्य होने का समय निकट समझा जाए, ठीक है, अभी पास में ही हुआ है, उसे बोलते हैं आसन्न भूतकाल। ऐसे ही अपूर्ण भूतकाल, जहाँ भूतकाल के क्रिया की अभी समाप्ति नहीं हो वहाँ अपूर्ण भूतकाल है, मतलब अभी कार्य चल रहा है। जैसे बच्चा जा रहा है मतलब अभी रास्ते में है वो, ठीक है, अपने जो निश्चित स्थान है वहाँ वहीं पहुँचा हुआ है। श्याम पत्र लिख रहा है मतलब कार्य वहीं प्रोसेसिंग पे है, काम हो रहा है, ठीक है, तो बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। ऐसे ही होता है पूर्ण भूतकाल, जिसमें पूर्व का समाप्त हो चुकी है। जैसे क्रिया के जिस रूप में से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुआ है, समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रोहन ने पत्र लिखा था, बच्चा आ गया था, दोनों जो है कार्य संपन्न हो गया है, इसलिए पूर्ण भूतकाल है। आगे देखिए अब संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप में भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो वह संदिग्ध भूतकाल है। मतलब क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो। अब कार्य तो भूतकाल का हो रहा है लेकिन उसमें संदेह भी है। जैसे बच्चा आ गया होगा, अब देखिए हो गया में कार्य का जो भूतकाल में तो है, लेकिन यह संदेह इसलिए है कि क्योंकि ये पूर्ण नहीं हुआ है कि बच्चा आ ही गया है, इसलिए बोल रहा संदेह व्यक्त करते हुए कह रहा बच्चा आ गया होगा, तो ये संदिग्ध भूतकाल बोलते हैं इसे। और जैसे कमल आ गया होगा तो ये भी पूरा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है। अब हेतुमद भूतकाल, अब देखिए क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती है किंतु किसी कारण से हुए ही नहीं, वहाँ हेतु भूतकाल होता है। मतलब क्रिया भूतकाल में होती है किंतु किसी कारण से वह कार्य नहीं हुआ, तो उसे बोलते हैं हेतुमद भूतकाल। इस क्रिया के 2 संबंध वाक्य होते हैं। जैसे इस क्रिया में 2 शब्दबद्ध वाक्य होते हैं। 2 शब्दबद्ध मतलब 2 काम होते हैं। जैसे यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। अब हेतु में कह रहा है कि एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरे कार्य की प्रारंभिक है और 2 काम एक साथ हो रहा है। और लिखा भी है कि ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती है किंतु किसी कारण से हुई नहीं, मतलब भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारण बस वह नहीं हुई, तो यह हेतुमद
भूतकाल हो गया। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। ठीक है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। देखिए इसमें संभावना व्यक्त है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, इसमें दो वाक्य हैं और एक दूसरे पर डिपेंड है। तो भूतकाल की है, हेतु मत भूतकाल बोलते हैं। देखिए अगला देखिए, ऐसे ही पेपर में पूछता है और उदाहरण देकर पूछेगा कि इसे कौन से काल के हैं, इसमें कौन सा काल का है, भूतकाल के कौन से के हैं, तो ये सब पूछता है। इसे बड़ी आसानी से और सरल भाषा में समझिए, प्रयास कीजिए, कोई टफ क्वेश्चन नहीं से पूछता। अगला देखिए, अगला है वर्तमान भूतकाल। वर्तमान काल, वर्तमान काल मतलब जो अभी अभी चल रहा है, जो काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, वर्तमान में जो चल रहा है उसे बोलते हैं वर्तमान काल। जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब आप भी पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल में है। जैसे मुनि माला फेरत है, फेरत है में देखिए मुनि माला फेरत है, मतलब वो अभी काम चल रहा है, प्रोसेसिंग में है, काम समाप्त नहीं हुआ है। गवैया गा रहा है, मतलब गीत गा रहा है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। तो ठीक है। ऐसे ही अब देखिए वर्तमान काल के 3 भेद बताए गए हैं। 3 भेद में पहला सामान्य भेद, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, जिस क्रिया के या क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में समान रूप से होता है, वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। मतलब बोध हो किसका, वर्तमान काल के समान रूप का, क्रिया के जिस रूप से बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में समान रूप में होता है, वहाँ समान वर्तमान काल होता है। जैसे बच्चा रो रहा है, श्याम पत्र लिख रहा है, तो यह समान वर्तमान काल है। ऐसे ही अब देखिए अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब अभी काम पूर्ण नहीं हुआ है इसलिए अपूर्ण लगा हुआ है। क्रिया के जिस रूप में से यह बोध हो कि कार्य अभी चल ही रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, वह अपूर्ण काल कहलाता है। जैसे बच्चा रो रहा है, श्याम पत्र लिख रहा है, ठीक है, सरोज गाना गा रही है, तो काम चल रहा है, अपूर्ण भूतकाल में है। संदिग्ध भूतकाल, जिस क्रिया के या क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह का बोध हो, वहाँ संदिग्ध भूतकाल है। कार्य के होने का संदेह हो कि कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए अब बच्चा रोता होगा। अब संदेह है कि बच्चा रोता हुआ, हो सकता है बच्चा रोता भी हो, नहीं रोता हो, इसलिए वर्तमान काल में है, संदिग्ध है। राम इस समय पत्र लिखता होगा। अब देखिए कह रहा है राम इस समय पत्र लिखता होगा, कोई निश्चित नहीं राम पत्र लिख रहा, हो सकता है लिख लिया होगा, लेकिन नहीं, इसमें संदेह इसलिए क्योंकि पत्र वो लिखता होगा में संदेह दिया गया है, संदेह उसे, और वर्तमान में है कि वो लिख रहा है, लिखता होगा। ठीक है, तो ये है। आगे देखिए भविष्यत काल। भविष्यत काल में देखें तो भविष्यत काल माने जो संभावना व्यक्त की जा रही आने वाले की, जिस काल के क्रिया में या क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा, ठीक है, आने वाले समय की संभावना की बात हो रही है, वहाँ भविष्यत काल कहलाता है। जैसे अजय पत्र लिखेगा, इस योर है, भविष्य में कल्पना की जा रही है कि अजय जो है पत्र लिखेगा। शायद आज संध्या को वह आए, संध्या मतलब शाम को, ऐसा लग रहा है शायद वह शाम को आए, कोई पता नहीं है, बट वो जो है भविष्य में चिंता की जा रही है कि शायद वो शाम को आए, तो यह पूरा भविष्यत काल का है। देखिए भविष्यत काल के 2 रूप होते हैं। पहला समान भविष्यत काल। समान भविष्यत काल में भविष्य में होने का बोध तो हो, उसे समान भविष्यत काल कहते हैं। मतलब जिस क्रिया के वाक्य में कार्य करने की जो कार्य जो हो रहा है वो समान भविष्य काल में हो तो समान भविष्यत काल कहलाता है। जैसे पंकज पत्र लिखेगा, अब पंकज पत्र लिखेगा समान है, हम घूमने जाएंगे सामान्य है। ठीक है, ऐसे ही आगे देखिए संभाव्य भविष्यत काल, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिया के जिस रूप से
कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो, वो संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। जिससे शायद आज वह आए। अब संभावनाएं व्यक्त कर रही कि आज शायद आ जाए। संभव शाम का पत्र, संभव शाम पत्र होना चाहिए, यहाँ पे पात्र नहीं पत्र, संभव शाम पत्र लिखे। ठीक है, संभावना व्यक्त कर रही है कि संभव जो है, संभव है कि शाम पत्र लिखे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं संभावना व्यक्त कर रही है। जहाँ संभाव्य में जहाँ संभावना व्यक्त की जाए वो संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। अब देखिए, क्रिया में वाच का भी होता है, जिसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कहते हैं, वॉइस जिसको हम बोलते हैं वॉइस। ठीक है, वाच का मतलब है वॉइस। तो आप ध्यान रखें कि ग्रामर में जिसे इंग्लिश में हम वाच कहते हैं, वह इंग्लिश में जिसे वॉइस कहते हैं, हिंदी में उसे हम वाच कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी वाच की पहचान। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया विधान का विषय कर्ता कर्म और भाव हो अथवा भाव है, वाच कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि वाच जो है, वाच का प्रभाव वाक्य दिया हो उस वाक्य विधान में या तो क्रिया पे पड़ेगा, या तो कर्म पड़ेगा, या तो भाव पे पड़ेगा। क्रिया कर्म अथवा भाव पे जब वाच का प्रभाव पड़ता है तो वह जो है वाच कहलाता है। अब देखते हैं वाच के कितने प्रकार होते हैं। तो वाच के 3 प्रकार होते हैं, जिसे कृतिवाच बोलते हैं, कर्तृवाच बोलते हैं, कर्मवाच बोलते हैं और भाववाच बोलते हैं। कर्तृवाच में सीधा सीधा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, पर कर्ता पर पड़ता है। अब क्रिया का प्रभाव जब सीधे सीधे कर्ता पड़ता है तो उसे कर्तृवाच बोलते हैं। जैसे बच्चा खेलता है, मोहन खेलता है, घोड़ा दौड़ता है, ये पूरा का पूरा प्रभाव जो है कर्ता अर्थात बच्चा पर, खेलना अर्थात मोहन पर, दौड़ना अर्थात घोड़े पर सीधे सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, जो काम करने वाला है उसके ऊपर पड़ रहा है। अब आगे देखिए, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़े तो उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। जैसे छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुत किसके दिया जा रहा है? छात्रों द्वारा। क्या? नाटक। तो कर्म क्या है? नाटक पे। ठीक है, प्रस्तुत किया जा रहा है क्या चीज? नाटक। क्या प्रस्तुत किया है? नाटक। तो क्या हो गया? कर्मवाच्य है। ऐसे राम क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है क्या? क्रिकेट। किस पे पड़ा? कर्म पे। तो जब क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे कर्म पर पड़े तो वह कर्मवाच्य होता है। ऐसे ही जब क्रिया का प्रभाव सीधे भाव पर पड़े तब वह भाववाच्य क्रिया होती है। जैसे अब मुझसे नहीं रहा जा, अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब मुझसे रहा नहीं जाता। देखिए किससे? मुझसे क्या नहीं रहा जाता। तो अब देखिए यह क्या भाव है? इसमें भाव है। उपन्यास मेरे द्वारा लिखा गया, इसमें एक भाव है क्या? लिखना। तो यह भाववाच्य संज्ञा हो गया। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसे वॉच कीजिए, देखिए, अपने ज्ञान को विकास कीजिए, अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए और जो है आप सफलता को प्राप्त करें। थैंक यू विशेष। अगली वीडियो के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।